Why do all the smartphones or toys we use today have made in China written on them? How did a poor country become the factory of the world today? For example, एक restaurant है where the menu is Chinese, but the chef is constantly changing his recipes. China did the same thing, keeping its politics communist but adopting a capitalist economy. बहुत इंपॉर्टेंट बात है. अभी हम जब आगे डिटेल में करेंगे ये कॉन्सेप्ट आपको क्लियर होगा कि यूएसएसआर की जो कम्युनिस्ट आइडियोलॉजी थी उसको अडॉप्ट किया चाइनीज़ ने और धीरे 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 70s के बाद अपनी जो इकोनॉमिक सिस्टम है उसमें कुछ चेंजेस करने स्टार्ट किए और वन बाय वन स्टेप बाय स्टेप कैपिटलिस्ट इकोनॉमी को अडॉप्ट किया. चाइना ने यूएसएसआर की तरह कम्युनिस्ट सिस्टम को अडॉप्ट किया. राइट टू वर्क लोगों को दिया गया. ओल्ड एज में सिकनेस में गवर्नमेंट की तरफ से जो असिस्टेंस प्रोवाइड की जाती हैं वो दी गई. फूड की गारंटी दी गई जिसे आयरन राइस बाउल भी कहा जाता था. अगर आपको बिना पढ़े ही पास होने की गारंटी मिल जाए तो क्या होगा? आप पढ़ेंगे, हार्डवर्क करेंगे? नहीं, क्योंकि इससे मेरिटोक्रेसी तो डिक्लाइन होगी ही. तो चाइना ने भी इसी गारंटी को ख़त्म किया और जिससे लोग हार्डवर्क करें. और उसके बाद ओपन डोर पॉलिसी लेके आए, मॉडर्नाइजेशन लेके आए, प्राइवेटाइजेशन लेके आए. इन सबको अडॉप्ट किया बट स्टेप बाय स्टेप एक एक सीढ़ी करके चढ़ा चाइना. यूएसएसआर की तरह नहीं कि एक रात में ही सबका प्राइवेटाइजेशन कर दिया और उसका रिजल्ट क्या हुआ? शॉक थेरेपी. एक ड्रास्टिक चेंज हुआ रशिया में, यूएसएसआर में, और वो यूएसएसआर कोलैप्स हो गया. बट चाइना ने बहुत स्मार्टली तरीके से प्राइवेटाइजेशन को अडॉप्ट किया. ठीक है, तो वंस अगेन वेलकम टू ह्यूमैनिटीज़ हाइव और मेरे साथ आप कर रहे हैं क्लास 12 की पॉलिटिकल साइंस. चैप्टर 2 स्टार्ट किया है कंटेम्प्रेरी सेंटर्स ऑफ पावर, जिसमें हमने यूरोपियन यूनियन, आसियान टॉपिक कर लिया और आज हम करने जा रहे हैं द राइज ऑफ चाइनीज़ इकनॉमी. ये भी उतना ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है जिस तरीके से हमने यूरोपियन यूनियन और आसियान करा था. क्लियर? तो अब एनसीईआरटी क्या कहती हैं वो स्टेप बाय स्टेप पढ़ती हैं. लेट अस नो टर्न टू द थर्ड मेजर अल्टरनेटिव सेंटर ऑफ पावर एंड आवर इमीडिएट नेबर. हमारा पड़ोसी है. एंड द कार्टून ऑन द फॉलोइंग पेज सम्स अप द करंट मूड ऑल ओवर द वर्ल्ड अबाउट द राइज ऑफ चाइना एज एन इकोनॉमिक पावर. तो चलो इस पिक्चर से ही स्टार्ट करते हैं और यहाँ से 4 मार्क का क्वेश्चन भी बनता है पिक्चर बेस्ड, तो वो भी हमारा कवर हो जाएगा. अब सबसे पहले तो इस पिक्चर को आप ध्यान से देखो, ऑब्जर्व करो. क्या दिख रहा है इसमें? आपको ग्रेट वॉल ऑफ चाइना दिख रही है. ठीक है, उसके बाद आपको ड्रैगन भी शो हो रहा है. सबसे पहले तो आपको कंट्री ही बतानी पड़ेगी. अगर क्वेश्चन आता है कि ये कौन सी कंट्री को बिलोंग करती है पिक्चर, तो आप क्या बताएंगे? चाइना. ठीक है, उसके बाद इसमें क्या शो हो रहा है? द ग्रेट वॉल ऑफ चाइना एंड ड्रैगन. ठीक है, कॉमनली एसोसिएटेड विद चाइना. ये दोनों सिस्टम चाइना की तेज़ी से जो ग्रोथ है उसको शो कर रहे हैं, उसकी इकोनॉमिक पावर को शो कर रहे हैं. और क्या शो हो रहा है इस पिक्चर में? कि चाइना यूएसए को भी ओवरटेक कर सकता है और 2040 तक वर्ल्ड की लार्जेस्ट इकोनॉमी बन सकता है. क्लियर? जो क्वेश्चंस बनेंगे वो इसी के आसपास बनेंगे. इस पिक्चर्स में जो भी शो किया गया वो हमने डिस्कस कर लिया. चलो, अभी हमने एनसीईआरटी में पढ़ना शुरू नहीं किया है क्या? अब हम स्टार्ट करते हैं. ओके, कि एनसीईआरटी क्या कहती है. चलो, चाइनीज़ इकोनॉमिक सक्सेस सिंस 1978 हैज़ बीन लिंक्ड टू इट्स राइज एज अ ग्रेट पावर. China has been the fastest growing economy. It is projected to overtake the US as the world largest economy by 2040. और आपको पता है कि 70s के बाद से चाइना ने प्राइवेटाइजेशन, मॉडर्नाइजेशन, ओपन डोर पॉलिसी को अडॉप्ट करना शुरू किया, क्योंकि चाइना समझ गया था कि सभी सेक्टर्स गवर्नमेंट के अंडर रख के या पब्लिक सेक्टर्स में काम करके हम ग्रो नहीं कर पाएंगे और रशिया की तरह, यूएसएसआर की तरह जो अदर कम्युनिस्ट कंट्रीज़ हैं हमारी भी कंडीशन हो जाएगी. तो स्टेप बाय स्टेप चाइना ने स्मार्टली तरीके से मॉडर्नाइजेशन और प्राइवेटाइजेशन को अडॉप्ट किया. द स्ट्रेंथ ऑफ इट्स इकोनॉमी टुगेदर विद अदर फैक्टर्स सच एज पॉपुलेशन, लैंड मास, रिसोर्स, रीजनल लोकेशन एंड पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस एड्स टू इट्स पावर इन सिग्निफिकेंट वेज. किसी भी कंट्री के इकोनॉमिक में स्ट्रांग होने के लिए एक वहाँ की पॉपुलेशन, वहाँ का एरिया, वहाँ के रिसोर्सेज, ये सभी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं. एंड लास्ट, पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस. एंड आफ्टर द इंसेप्शन ऑफ द पीपल्स रिपब्लिक इन चाइना, पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस कैसे? 1 सेकेंड, उसके बाद आगे बढ़ती हैं. देखो, यूएसएसआर में जैसे कम्युनिस्ट गवर्नमेंट थी, यूएसए की बात करें तो वहाँ पे डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट थी. एंड बाइपोलैरिटी चैप्टर पढ़ा है आपने. तो दोनों की पॉलिटिकल जो सिस्टम है वो अलग है, दोनों के काम करने का तरीका अलग है. तो उसका रिजल्ट भी हमने देखा कि उस सिस्टम को अडॉप्ट करके क्या प्रॉफिट हुए और कहाँ कहाँ पे क्या कमियाँ थी. क्लियर? तो किसी भी कंट्री के स्ट्रांग होने के लिए या रैपिडली ग्रो होने के लिए ये सारे जो फैक्टर्स हैं बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं. After the inception of the People's Republic of China in 1949, following the Communist Revolution under the leadership of Mao. जब चाइना 1949 में रिपब्लिक बना तो उसने कौन सी आइडियोलॉजी को अडॉप्ट किया, कौन से सिस्टम को अडॉप्ट किया? कम्युनिस्ट. क्यों? क्योंकि वहाँ की जो लीडर थी वो कौन थे? माओ. और जो किसके फॉलोअर थे? कम्युनिस्ट सिस्टम के फॉलोअर थे.
एंड इट्स इकोनॉमी वॉज बेस्ड ऑन द सोवियत मॉडल। पूरे तरीके से यूएसएसआर का जो मॉडल था उसी से इंस्पायर थे और वही सारे सिस्टम, वही सारे मैथड चाइना में भी अडॉप्ट किए गए। एन इंस्ट्रूमेंट ऑफ प्रोडक्शन एंड डिस्ट्रीब्यूशन सच एज फैक्ट्रीज, बैंक, कमर्शियल एस्टैब्लिशमेंट अंडर द ओनरशिप ऑफ स्टेट। ये सारी बातें यूएसएसआर के बारे में जब हम पढ़ते हैं, उसके इकोनॉमिक सिस्टम के बारे में जो लास्ट चैप्टर में पढ़ा है मैंने, उसमें सेम यही सारी बातें लिखी हुई हैं। क्यों? क्योंकि जो कम्युनिस्ट सिस्टम है वहाँ पे जो भी मीन्स ऑफ प्रोडक्शन है, डिस्ट्रीब्यूशन है, फैक्ट्रीज है, बैंक्स हैं, वो सब किसके अंडर है? स्टेट के अंडर। एंड सिमिलरली द स्टेट ऑल्सो टू कंट्रोल ऑफ द रेलवे, वाटर ट्रांसपोर्ट, द एग्रीकल्चर लैंड वॉज डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग द पीजेंट्री। आप रेलवे की बात करें, वाटर ट्रांसपोर्ट की बात करें, सब गवर्नमेंट के अंडर, ठीक है। और जो लैंड है वो किस में डिस्ट्रीब्यूट की गई है? पीजेंट्री में। बट देयर वाज ग्रेट पॉसिटी ऑफ फंड्स रिक्वायर्ड अ प्रोक्यूर एडवांस टेक्नोलॉजी। और कितना भी कुछ हो जाए, कोई भी सिस्टम आप अडॉप्ट कर लो, लेकिन आप तब तक ग्रो नहीं कर सकते जब तक आपके पास रिसोर्सेज नहीं है, आप फाइनेंशियली इकोनॉमिकली स्ट्रांग नहीं है। तो चाइना के पास भी फंड की कमी थी और उसके बिना चाइना टेक्नोलॉजी में तेज़ी से ग्रो नहीं कर सकता था। और इसमें हेल्प किसने करी? यूएसएसआर ने, रशिया ने। देयर इज़ नो डाउट दैट द रशियन गवर्नमेंट हेल्प चाइना अ लॉट इन दोज डिफ़िकल्ट ईयर्स। क्यों? क्योंकि यूएसएसआर को अपना इन्फ्लुएंस बढ़ाना था और इधर से यूएसए को अपना इन्फ्लुएंस बढ़ाना था। तभी तो यूरोपियन कंट्रीज़ में ईस्टर्न में किसका इन्फ्लुएंस था? यूएसएसआर का। और वेस्टर्न यूरोप में यूएसए का। तो इसी तरीके से सेंट्रल एशियन कंट्री में और एशियन के जो अदर कंट्रीज़ हैं वहाँ पर भी यूएसएसआर अपने इन्फ्लुएंस को बढ़ा रहा था। इधर से यूएसए भी अपने इन्फ्लुएंस को बढ़ा रहा था। द सिटीजन हैड द राइट टू वर्क एंड द राइट टू स्टेट एसिस्टेंस इन ओल्ड एज एंड इन केसेस ऑफ सिकनेस और डिसेबिलिटी। सेम वही जो हमने यूएसएसआर के उसमें पढ़ी थी सिस्टम में कि सिटीजन्स को राइट टू वर्क दिया गया, ओल्ड एज में, सिकनेस में गवर्नमेंट की तरफ से आपको स्टेट असिस्टेंस मिलेगी। वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन वर फॉर्म टू रेंडर असिस्टेंस टू द पुअर एंड दीज वेलफेयर बॉडीज फुलफिल द नीड्स ऑफ पुअर पीपल लिविंग इन विलेजेस और टाउन्स। चाइना वॉज रिमार्केबली सक्सेसफुल इन गिविंग फूड, क्लोथिंग, शेल्टर एंड प्राइमरी एजुकेशन टू इट्स पीपल। बिल्कुल सोवियत सिस्टम की तरह सब कुछ चलता आ रहा है। आपको वही सारे पॉइंट्स यहाँ लिखने हैं जो आप यूएसएसआर के इकोनॉमिक सिस्टम में लिखेंगे, ठीक है। इन केस अगर हम एग्जाम में आंसर भूल भी जाते हैं तो कोई घबराने की बात नहीं है। आपको इतना पता है कि चाइना ने कम्युनिस्ट सिस्टम को अडॉप्ट किया, तो जैसे जैसे जो मेथड वहाँ थे वही मेथड यहाँ पे अडॉप्ट करे गए। पुअर के वेलफेयर के लिए, रिच और पुअर के गैप है उनको कम करना है, ठीक है। और लोगों की बेसिक नीड्स गवर्नमेंट पूरी करेगी, फूड, क्लोथिंग, शेल्टर, एजुकेशन, हर चीज़ की रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी है? गवर्नमेंट की। एंड वी डिस्कस द क्राइसिस ऑफ द स्टेट कंट्रोल इकोनॉमी इन द यूएसएसआर। A similar crisis was to face China too. Its industrial production was not growing fast enough, international trade was minimal, and per capita income was very low. यूएसएसआर के इकोनॉमी में क्या स्टैग्नेशन आया था वो लास्ट चैप्टर में डिस्कस किया हमने, ठीक है। 70s के बाद से स्टैग्नेशन आना शुरू हो गया था। क्यों? क्योंकि ज़्यादातर रिसोर्सेज सारे सेक्टर्स गवर्नमेंट के अंडर थे और जो बचे कुछ रिसोर्सेज थे वो कहाँ खर्च हो रहे थे? आर्म्स पे, वेपन्स पे। तो सेम यही क्राइसिस चाइना को भी फेस करनी पड़ी। उसका इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन उतना फास्ट ग्रो नहीं कर रहा था। इंटरनेशनल ट्रेड की बात करें वो बहुत मिनिमल था और पर कैपिटा इनकम वॉज वेरी लो। बट समय रहते चाइना ने अपने आप को संभाल लिया, वो भी स्मार्टली तरीके से। एक एक सीढ़ी चढ़ेगा चाइना, ओके। चल, some important policy decisions in the 1970 modernization and the open door policy, ठीक है। तो मॉडर्नाइजेशन और ओपन डोर पॉलिसी से यहाँ से अलग से 2 मार्क्स का क्वेश्चन भी बन सकता है, एमसीक्यू भी बन सकता है और 1-2 बार आई थिंक पैसेज में भी आया है, ठीक है। Although the development phase of economy continued due to heavy increase in population, China was not able to get rid of its backwardness. Because of people's growing needs and shortage of many kinds, Chinese leaders were forced to take many important policy decisions. No doubt, चाइना रैपिडली ग्रो कर रहा है, इकनॉमी अच्छी ग्रो कर रही है, बट साथ साथ पॉपुलेशन भी तो इंक्रीज़ हो रही है। अब जितनी इकनॉमी ग्रो हो रही है उतनी पॉपुलेशन भी, तो लोगों की बेसिक नीड्स वो पूरी नहीं हो पा रही हैं, ठीक है। बेसिक नीड्स की जो बेसिक थिंग्स हैं उसकी शॉर्टेज हो रही है। एंड चाइनीज़ लीडर वर फोर्स टू टेक मैनी इंपॉर्टेंट पॉलिसी डिसीजन। और तभी चाइनीज़ लीडर्स ने ये डिसीज़न लिया कि हमें अपने इकोनॉमिक सिस्टम में कुछ चेंजेस लाने की ज़रूरत है, ठीक है। और उन्हीं बातों को ध्यान में रखकर फर्स्ट स्टेप ये लिया गया। ध्यान से देखते हैं, ये पॉइंट्स आप ध्यान से करेंगे। ऑन 26 अक्टूबर 1971 चाइना वॉज एडमिटेड टू द यूनाइटेड नेशन एंड इट ऑल्सो बिकेम अ परमानेंट मेंबर ऑफ द सिक्योरिटी काउंसिल। वीटो पावर आ गई, यूनाइटेड नेशन का मेंबर बन गया। तो वो जो चाइना आइसोलेट था अदर कंट्रीज से, वो अब अदर कंट्रीज़ के साथ कनेक्ट हो गया। नाउ चाइना पॉलिटिकल आइसोलेशन हैड एंडेड विद द एस्टैब्लिशमेंट ऑफ रिलेशन विद द यूनाइटेड स्टेट इन 1972। 1972 में चाइना ने यूएसए के साथ एक डिप्लोमेटिक एग्रीमेंट साइन किया जिसे शंघाई कम्युनिक कहा गया। प्रेसिडेंट रिचर्ड निक्सन और चाओ एन लाई के बीच में हुआ था।
आप याद रखो 1971 में क्या हुआ था, इंडो रशियन ट्रीटी हुई थी। देखो 1971 में, लास्ट चैप्टर में पढ़ा है मैंने, इंडो रशियन ट्रीटी ऑफ फ्रेंडशिप वो साइंड इन 9 अगस्त 1971। ठीक है, 28 ट्रीटी लास्ट चैप्टर में पढ़ाया था और इंपॉर्टेंट भी है, 2 मार्क्स में भी आती है, 1 मार्क में भी पूछ सकते हैं कैसे भी। ठीक है, तो फिर चाइना पीछे कैसे रहेगा, उधर यूएसए को फियर हो गया कि उसका इन्फ्लुएंस पड़ रहा है यूएसएसआर का, तो फिर चाइना ने और यूएसए ने एक ट्रीटी तो नहीं लेकिन कह सकते हैं डिप्लोमेटिक एग्रीमेंट साइन किया, शंघाई कम्युनिटी। ठीक है, जो रिचर्ड निक्सन और चाओ एन लाई के बीच हुआ था 1972 में। तो चाइना का आइसोलेशन जो था वो यहाँ पे खत्म हुआ। फर्स्ट पॉइंट। सेकंड पॉइंट, इन 1973 चाइनीज प्राइम मिनिस्टर चाओ एन लाई प्रपोज अ प्रोग्राम ऑफ 4 मॉडर्नाइजेशन। आपको लीडर का नेम पता होना चाहिए, कौन 4 मॉडर्नाइजेशन लेके आए, इन विच ईयर, 1973। और वो 4 मॉडर्नाइजेशन क्या थे, इन एग्रीकल्चर, इंडस्ट्री, आर्म्ड फोर्सेस एंड साइंस एंड टेक्नोलॉजी। क्लियर हो गया। तो 4 मॉडर्नाइजेशन, प्राइम मिनिस्टर चाओ एन लाई इन 1973। 4 मॉडर्नाइजेशन, वो 4 क्या थे, एग्रीकल्चर, इंडस्ट्री में, आर्म्ड फोर्स में और साइंस और टेक्नोलॉजी में। उसके बाद 1976 में माओ की डेथ हो गई। अब जो कम्युनिस्ट के फॉलोवर थे, एक तरह से जो उनके लीडर थे, तो वो ख़त्म हो गए। तो अब प्राइवेटाइजेशन, मॉडर्नाइजेशन को बढ़ने का और मौका मिला। इन 1978 चाइना's पावरफुल लीडर डेंग जियाओपिंग announced a reformist and liberal policy. It was started to be an open door policy and Deng called its China's second revolution. 1978 में डेंग जियाओपिंग क्या लेके आए, ओपन डोर पॉलिसी, लिबरल पॉलिसी लेके आए, रिफॉर्म्स पॉलिसी लेके आए, और इसको डेंग जियाओपिंग ने क्या कहा, चाइना सेकेंड रिवॉल्यूशन। क्लियर हो गया। चाइना के आई थिंक फर्स्ट रिवॉल्यूशन जो शंघाई क्रांति जिसे कहते हैं 1911 में हुआ था, राइट। चलो ये सेकेंड रिवॉल्यूशन, आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पे हमें 2 पॉइंट मेन करने हैं, एक 1973 का चाओ एन लाई का 4 मॉडर्नाइजेशन और 1978 का डेंग जियाओपिंग का ओपन डोर पॉलिसी। क्लियर हो गया। चलो आगे बढ़ते हैं। प्राइवेटाइजेशन एंड अ मार्केट इकोनॉमी, चाइना ने किस तरीके से स्टेप बाय स्टेप प्राइवेटाइजेशन किया, यूएसएसआर की तरह नहीं। चलो, चाइना फॉलोड, जब आप ये पढ़ रहे हैं ना तो उसको भी थोड़ा माइंड में रखिएगा, जब आप कंपेयर करके पढ़ोगे तो अपने आप कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, चाइना फॉलोड इट्स ओन पाथ इन इंट्रोड्यूसिंग अ मार्केट इकोनॉमी। द चाइनीज डिड नॉट गो फॉर शॉक थेरेपी। अभी मैंने स्टार्टिंग में जब इंट्रो में बताया था कि चाइना ने बहुत स्मार्टली तरीके से स्टेप बाय स्टेप एक एक कदम बढ़ाया मॉडर्नाइजेशन को, प्राइवेटाइजेशन को लेकर। शॉक थेरेपी की तरह नहीं किया यूएसएसआर की तरह, बट ओपन देयर इकोनॉमी स्टेप बाय स्टेप। क्लियर हो गया। आगे बढ़ते हैं। द प्राइवेटाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर इन 1982 एंड प्राइवेटाइजेशन ऑफ इंडस्ट्री इन 1998। देखो एक साथ नहीं हो रहा है ना, एग्रीकल्चर का प्राइवेटाइजेशन हुआ 1982 में, प्राइवेटाइजेशन हुआ इंडस्ट्री का इन 1998। क्योंकि अगर यूएसएसआर की तरह चाइना भी अगर करता, एक ही रात को इस अनाउंस करता कि हाँ अब मॉर्निंग में लोगों को पता चला कि अरे सभी फैक्ट्रीज़ का प्राइवेटाइजेशन हो गया है, तो क्या होगा, वैसे ही ड्रास्टिक चेंज आएगा जैसे बॉम्ब फूट जाता है। ट्रेड बैरियर्स वर एलिमिनेटेड ओनली इन स्पेशल इकोनॉमिक जोन। जो ट्रेड बैरियर्स एलिमिनेट किए गए वो सिर्फ स्पेशल इकोनॉमिक जोन में किए गए, where foreign investor could set up enterprises. In China, the state play and continues to play a central role in सेटिंग अप अ इकोनॉमी। और बेशक प्राइवेटाइजेशन हो रहा है, बट चाइना की जो गवर्नमेंट थी वो लीड रोल प्ले करता रहा। स्टार्टिंग में मैंने इंट्रो में क्या बताया था कि उसने अपनी पॉलिटिक्स को कम्युनिस्ट रखा, बट इकोनॉमिक सिस्टम में कैपिटलिस्ट सिस्टम को अडॉप्ट किया, वो भी स्टेप बाय स्टेप। क्लियर। The new economic policies helped the Chinese economy to break from stagnation. जो स्टैग्नेशन यूएसएसआर में आया था वो उससे बाहर नहीं निकल पाया, बट चाइना ने स्मार्टली तरीके से स्टेप बाय स्टेप मॉडर्नाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, रिफॉर्म्स को लाके जो स्टैग्नेशन था उसको खत्म किया। एंड प्राइवेटाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर लेड टू अ रिमार्केबल राइज इन एग्रीकल्चर प्रोडक्शन एंड रूरल इनकम। एग्रीकल्चर के प्राइवेटाइजेशन से जो एग्रीकल्चर प्रोडक्शन हुआ वो इंक्रीज़ हुआ, और उसके बाद उनकी जो इनकम थी रूरल लोगों की वो इंक्रीज़ हुई, और वो इंक्रीज़ हुई तो लोगों की सेविंग इंक्रीज़ हुई, और इससे एक्सपोनेंशियल ग्रोथ इन रूरल इंडस्ट्री। द चाइनीज इकोनॉमी इंक्लूडिंग बोथ इंडस्ट्री एंड एग्रीकल्चर ग्रू एट फास्टर rate, and China has become the most important destination for foreign direct investment anywhere in the world. It has large foreign exchange reserve that now allow it to make big investment in other countries. ठीक है। उसके बाद चाइना फाइनली बिकेम अ मेंबर ऑफ द WTO वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन इन 2001 and China now decided to open its economy to many new areas. और 2001 में वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन के मेंबर बनने के बाद चाइना ने और भी एरियाज में ओपन डोर पॉलिसी को अडॉप्ट किया। एंड वाई द चाइनीज इकोनॉमी हैज़ इम्प्रूव ड्रामेटिकली, नॉट एवरी वन इन चाइना हैज़ रिसीव द बेनिफिट्स ऑफ द रिफॉर्म। ये हर कंट्री में होता है, नो डाउट आप तेज़ी से ग्रो कर रहे हैं, बट सोसाइटी के हर एक क्लास तक वो बेनिफिट नहीं पहुंच पाते हैं।
जो रिच और पुअर का गैप है वो बना रहता है। ये हो सकता है कि वो थोड़ा कम हो जाएगा, थोड़ा ज़्यादा हो जाएगा। अनएम्प्लॉयमेंट हैज़ राइजिंग इन चाइना। फीमेल एम्प्लॉयमेंट की बात करें तो उनके कंडीशंस ऑफ वर्क एरियाज आर वेरी बैड। एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन एंड करप्शन हैव इंक्रीज। इंडिया को लेके देख लो, हमने ग्रो करा है और बट डेवलपमेंट के साथ साथ क्या हुआ है, अनएम्प्लॉयमेंट भी बढ़ा है और कंडीशंस जो वर्क की हैं वो बहुत बैड हैं। एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन बहुत ज़्यादा हुआ है, पोल्यूशन बहुत ज़्यादा हुआ है, करप्शन बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है एंड दिस लेड टू ग्रेट इकोनॉमिक इनइक्वालिटीज बिटवीन डिफरेंट सोशल क्लासेज। जैसे क्या हो रहा है, रिच और पुअर का जो गैप है वो भी तो बढ़ रहा है एंड येट चाइना रिमेन्स अ मेजर ग्लोबल पावर। इन सब के बावजूद ये हम कह सकते हैं कि चाइना एक उभरती हुई शक्ति है और मेजर ग्लोबल पावर है। क्लियर हो गया? चलो, मॉडर्नाइजेशन, ओपन डोर पॉलिसी ये करने के बाद उसके बाद अब हम करेंगे इंडियाज़ रिलेशंस विद चाइना। सारे टॉपिक चाइना से रिलेटेड जितने बनते हैं या क्वेश्चन जैसे भी बनेगा वो सारे इस क्लास में कर लेंगे, ठीक है। उसके बाद इसमें जापान और साउथ कोरिया रह जाएगा, वो एक क्लास में कर लेंगे क्योंकि छोटे छोटे टॉपिक हैं। अब आते हैं इंडिया रिलेशंस विद चाइना। पड़ोसी है तो रिलेशन तो पढ़ेंगे ही। चाइना एंड इंडिया आर द टू लार्जेस्ट एंड मोस्ट पॉपुलस कंट्री इन एशिया. After the Communist Revolution in 1949, China's pace of growth has been praiseworthy, no doubt. 49 में रिपब्लिक बनने के बाद चाइना ने रैपिडली ग्रो किया एंड चाइनीज हैड शोन देयर सिंपैथी विद इंडियाज फ्रीडम स्ट्रगल एंड द इंडियन लीडर्स वेलकम द चाइनीज रिवोल्यूशन इन 1949. मतलब दोनों कंट्रीज एक दूसरे को पूरा पूरा कॉपरेट कर रही हैं। हमारे जो फ्रीडम स्ट्रगल था उसमें चाइना हमारे साथ था और चाइना के जो रिपब्लिक 1949 में बना, इंडिया ने उसका पूरा वेलकम किया एंड इंडिया मेड एवरी पॉसिबल एफर्ट टू कल्टिवेट फ्रेंडली रिलेशंस विद चाइना. द स्लोगन हिंदी चीनी भाई भाई सिंबलाइज द कोऑपरेटिव रिलेशनशिप बिटवीन द टू कंट्रीज. ये क्या शो कर रहा है कि हम दोनों भाई भाई हैं, प्यार से साथ में रहेंगे, लड़ाई झगड़ा नहीं करेंगे. बट दिस ब्रीफ पीरियड ऑफ कोऑपरेशन डिड नॉट लास्ट लॉन्ग. बट ये जो हिंदी चीनी भाई भाई का जो प्रिंसिपल है ये ज़्यादा दिन तक नहीं टिक पाया. You can see तिब्बत एंड द बॉर्डर डिस्प्यूट. एनसीईआरटी में बॉक्स में दे रखा है तिब्बत एंड बॉर्डर डिस्प्यूट, उसको मैंने यहाँ पे पॉइंट्स में कर दिया. यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं तो ज़रूर करेंगे. इसमें 1962 के वॉर में भी के बारे में एक दो लाइन में डिस्कस करेंगे. जब इंडियन पॉलिटिक्स पढ़ते हैं तब उसमें ये 1962 की वॉर हम डिटेल में करते हैं, 1971, 1962, 1965 वाली वॉर, ठीक है. बट यहाँ पे हम फिर भी मैं थोड़ा थोड़ा आपको बताती चलूँगी. तिब्बत एंड बॉर्डर डिस्प्यूट, सबसे पहले मैप देख लेते हैं तब करेंगे. मैंने लगाया है, ये देखो, यू कैन सी हेयर तिब्बत. उसके बाद आप ये देख सकते हैं कि आपको रेड वाली मैकमोहन लाई दिख रही है, अरुणाचल प्रदेश वाला एरिया, ये आपकी एलओसी, ठीक है. उसके बाद ये आपका 1962 की वॉर में जो चाइना ने कैप्चर कर लिया था, अक्साई चीन कंट्रोल बाय चाइना बट क्लेम्ड बाय इंडिया. अरुणाचल प्रदेश वाला एरिया कंट्रोल बाय इंडिया बट क्लेम्ड बाय चाइना, ठीक है. अब देखो, अब हम तिब्बत के बारे में पढ़ रहे हैं. यस, इन अ ट्रीटी साइन विद चाइना इन 1954. पंचशील एग्रीमेंट किया था 1954 में, पता भी होगा कई बच्चों को. इंडिया रिकग्नाइज तिब्बत एज एन ऑटोनोमस रीजन ऑफ चाइना एंड द ट्रीटी आउटलाइन फॉर द फर्स्ट टाइम द 5 प्रिंसिपल्स ऑफ पीसफुल को एग्जिस्टेंस विच लेटर केम टू बी नोन एज पंचशील. 5 प्रिंसिपल्स ऑफ पीसफुल को एग्जिस्टेंस, जिसे पंचशील एग्रीमेंट कहा गया, इंडिया चाइना ने साइन करा था 1954. पंचशील एग्रीमेंट याद होना चाहिए. किन कौन से ईयर में साइन हुआ था ये आपको पता होना चाहिए. किन दो कंट्रीज़ के बीच, इंडिया और चाइना के बीच. इतना लर्न हो गया. क्या थे वो 5 प्रिंसिपल, मैं फटाफट से बता देती हूँ. म्यूचुअल रिस्पेक्ट फॉर ईच अदर टेरिटरीज एंड इंटीग्रिटी एंड सॉवर्निटी, ठीक है. म्यूचुअल नॉन एग्रेशन, नॉन इंटरफेरेंस इन ईच अदर्स इंटरनल अफेयर्स, एक्सटर्नल अफेयर्स, इक्वालिटी एंड कोऑपरेशन और पीसफुल को एग्जिस्टेंस. ये 5 प्रिंसिपल्स थे जिसपे इंडिया और चाइना ने साइन करे थे, जिसे पंचशील एग्रीमेंट कहा जाता है इन 1954. लर्न हो गया. आगे बढ़ते हैं. चाइनीज स्ट्रेंथन फर्मली देयर होल्ड ऑन तिब्बत. नो डाउट तिब्बत पे किसका कंट्रोल है, चाइना का. चलो ठीक है, अच्छी बात है. एंड दे स्टार्टेड क्लेमिंग लार्ज एरियाज ऑफ इंडियन टेरिटरी, स्पेशली अवर अरुणाचल प्रदेश एंड अक्साई चीन रीजन ऑफ लद्दाख. अभी मैंने मैप में शो किया आपको, फिर से एक बार देख लो. ये और ये, ठीक है. चलो, जब मैप में देख लोगे ना तो परमानेंट माइंड में बैठ जाएगा. द 1962 वॉर. On 20 October 1962, China launched a massive attack on Indian territories of Nepha, North-East Frontier Agency and Ladakh. And Indians were not prepared for such a massive attack, with the result that quite a good chunk of our land went under the occupation of China. And on 21st November 1962, the war stopped, but it damaged the mutual relations to such an extent that they have not become normal so far.
हमने स्टार्टिंग में बात करी थी कि हिंदी चीनी भाई भाई, फिर 1954 में पंचशील एग्रीमेंट में साइन किया, फिर 1962 में ऐसा क्या हुआ, तिब्बत को लेकर इंडिया को कोई शिकायत नहीं थी, ठीक है, तिब्बत पे चाइना का होल्ड है, बट चाइना क्लेम करता है कि नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर एजेंसी और लद्दाख वाला एरिया किसका है, चाइना का। और फिर आपको पता है कि दलाई लामा के साथ 1959 में बहुत सारे तिब्बती पीपल इंडिया में आ गए एजिलम लेने के लिए, कि आर्मी उन तिब्बती पीपल को सप्रेस्ट करी थी, तो वो सारे इंडिया में आ गए शरण लेने, और इंडियन गवर्नमेंट ने उनको शरण दी। लेकिन हमें नहीं पता था कि उसका नतीजा ये होगा कि चाइना हम पे अटैक करेगा, और जिसमें इंडिया बुरी तरीके से डिफीट हुआ था। और उसी वॉर में, उसी अटैक में इंडिया का हमारा जो एरिया था वो चाइना ने ऑक्यूपाई कर लिया। ये देखो, ये ठीक है, अक्साई, जिसे क्या कहा जाता है, अक्साई चेन रीजन, कंट्रोल बाय चाइना बट क्लेम्ड बाय इंडिया। क्लियर हो गया। तो ये कब हुआ था, 1962 की वॉर में। और ये 1962 की वॉर हम जब इंडियन पॉलिटिक्स पढ़ेंगे तो वहाँ पे डिटेल में करेंगे। उसके बाद चलो ठीक है, ये लड़ाई झगड़ा हो गया। उसके बाद इम्प्रूवमेंट इन इंडिया चाइना रिलेशन। But after 1976, the government of India took initiative in improving relation with China. A series of talks to resolve the border issue were also initiated in 1981, जब इंदिरा गांधी जी की गवर्नमेंट थी. And since the end of the Cold War, there have been significant changes in India-China relations. Their relations now have strategic as well as economic dimension. Both view themselves as rising power in global politics, and both would like to play a major role in Asian economy and politics. Since then, both governments have taken measures to contain conflict and maintain peace and tranquility on the border. They have also signed agreement on cultural exchange and cooperation in science and technology. Bilateral trade between India and China has increased. Both countries have adopted similar policies at many international forums such as WTO, World Trade Organization, BRICS, full form करें, Brazil, Russia, India, China and South Africa. ठीक है, ये तो फाउंडर मेंबर कंट्रीज थी, और भी अब मेंबर्स एक्सपेंड हो गए हैं। रीसेंट एक्सपेंशन हुआ है ब्रिक्स का, कौन कौन सी कंट्रीज के मेंबर बनी है बताओ, इजिप्ट, इथोपिया, ईरान, यूएई, यूनाइटेड अरब एमिरेट एंड इंडोनेशिया। क्लियर। चलो, यूनिसेफ, यूनाइटेड नेशन इंटरनेशनल चिल्ड्रंस एमरजेंसी फंड। चलो आगे बढ़ते हैं। बट देयर आर सम कॉन्टेंशियस इशूज कॉजिंग अ लॉट ऑफ डिसएग्रीमेंट बिटवीन द टू कंट्रीज। बट फिर भी कुछ मुद्दे ऐसे हैं, बॉर्डर को लेके है, टेरिटरी को लेके है, जहाँ पे हमारे बीच विवाद बना हुआ है। ठीक है, चलो देखिए कौन से इश्यूज ऐसे हैं, वन लाइन में करते हैं। बॉर्डर इशू सबसे पहला, वो मैंने मैप में शो कर दिया। ठीक है, इतना माइंड में रखना, आप लिख लोगे पेपर में। चाइनाज कंटिन्यू मिलिट्री सपोर्ट टू पाकिस्तान, ये भी आपको याद रहेगा। मिलिट्री सपोर्ट मिलता है पाकिस्तान को चाइना की तरफ से, एयरक्राफ्ट है, फाइटर प्लेन्स है, इज अ मैटर ऑफ सीरियस कंसर्न टू इंडिया। चाइना लेड क्लेम टू अरुणाचल प्रदेश एंड सम पार्ट्स ऑफ सिक्किम। चाइनाज ग्रोइंग मिलिट्री रिलेशन विद बांग्लादेश एंड म्यांमार, ये भी बहुत परेशानी वाला मुद्दा है कि बांग्लादेश को, म्यांमार को वो मिलिट्री सपोर्ट कर रहा है, आर्म्स प्रोवाइड कर रहा है। एंड बोथ साइड्स आर नाउ बिकमिंग मोर फैमिलियर विद ईच अदर, इंक्रीजिंग ट्रांसपोर्टेशन एंड कम्युनिकेशन लिंक्स. Common economic interest and global concern should help establish a more positive and sound relationship between the two most populous countries of the world. ठीक है, आप आंसर ये थोड़े बहुत इश्यूज बता के, बट जब एंडिंग करेंगे तो थोड़ा पॉजिटिव वे में करेंगे। ठीक है, और बाकी क्वेश्चन पे डिपेंड करता है कि क्वेश्चन कैसे आएगा। और यहाँ पे हमारा चाइना का टॉपिक कंप्लीट होता है। क्लियर। तो आई होप कि आपको अच्छे से समझ में आया होगा। इफ़ यू हैव एनी डाउट यू कैन आस्क मी। पढ़ते रहिए। थैंक यू, बाय।